स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंबशन, दहन, जो कि फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, दहन क्या होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस से, इसमें कोई भी सब्सटेंस जो होता है, कोई भी वस्तु जो होती है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कंबशन करती है, यानी दहन करती है। ठीक है, इसे इधर भी देख सकते हैं अपन। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर ताप पैदा करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बोला है हीट जनरेट करता है या ताप पैदा करता है, उसे ही क्या कहते हैं, दहन कहा जाता है। ठीक है, दहन, कंबशन। आपने गाड़ियों में देखा होगा कि जो इंजन होते हैं उसमें दहन होता है। ठीक है, दहन होता है तो उससे देखिए, गाड़ी में कंबशन होता है यानी कि दहन होता है। दहन होता है तो गाड़ी गर्म हो जाती है, हीट उसमें जनरेट होती है, यानी कि जब भी दहन होगा तब हीट जनरेट होगी। और दहन का इसलिए होगा क्योंकि उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगी कोई भी वस्तु। अब वस्तु क्या है यहाँ, पेट्रोल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ये केमिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल जल रहा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर, और उससे हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ दहन हो रहा है बीच में। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर, ठीक है, रिएक्ट कर कर हीट जनरेट करता है। ठीक है, ताप पैदा करता है, इसे दहन कहा जाता है। ठीक है, इसे कंबशन कहा जाता है। अब जो मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, जो जल पा रहा है, ठीक है, जो मटेरियल, जो सब्सटेंस इसमें यूज हो रहा है, जैसे पेट्रोल समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कंबशन हो सके जिसका। ठीक है, तो कंबस्टिबल वस्तु या फिर ऐसी चीजें जो जल सकती, दहन हो सकता है जिनका, वो दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसे ईंधन या फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इसे ईंधन या फ्यूल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या फ्यूल, हमारे शरीर के अंदर भी ये प्रोसेस होती है, कंबशन टाइप। ठीक है, हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, इसे हम बिल्कुल बायोलॉजी में कवर करेंगे, पर यहाँ पर हम इसका शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा शरीर के अंदर जो खाना खाते हैं हम, ठीक है, वो हमारा फ्यूल या ईंधन है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा ईंधन है या फ्यूल है। ठीक है, जो कि शरीर में जाकर टूटता है। ठीक है, इसको हम फर्दर बायोलॉजी में देखेंगे। और फिर क्या प्रोड्यूस करता है, उष्मा पैदा करता है या हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो सीधी तरीके से हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितना होता है आप बताइएगा कमेंट में। तो हमारे शरीर का एक टेम्परेचर या तापमान होता है। हाँ, तो हमारा शरीर गर्म होता है तो उष्मी होता है या हीटिंग होता है, थोड़ा सा उसका तापमान जो होता है गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होता है तो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, उसे बुखार नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वो जो टेम्परेचर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारा फ्यूल है, ईंधन जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, उष्मा पैदा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आग लगने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, पहली चीज ईंधन, फ्यूल। बिना ईंधन के कोई आग नहीं लग सकती। जब तक कोई चीज है ही नहीं तो आग कैसे लगेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर आग लगी है और उसे बढ़ने के लिए जरिया ही नहीं है आगे, बस, तो वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। दूसरा है एयर, वायु। आप बोलते हैं कि वायु से आग बुझती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के वायु नहीं जल सकती, क्योंकि जब तक कोई वस्तु जो ज्वलनशील पदार्थ है या, ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल है, जब तक वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, तब तक उसमें कोई आग नहीं लग सकती। तीसरी चीज है उष्मा, हीट। यानी कि यहाँ पर ये तीन चीजें अगर कहीं से कंट्रोल कर ली जाए तो आग आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो उष्मा क्या हो, उष्मा देखिए, मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो भूख लगी तो आप खाना खाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने खाना खा लिया है और उसके बाद फिर एक और बार आपको अ, दो थाली खाना और दे दिया जाए, ठीक है, तो आप नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भूख कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको भूख नहीं लग रही। ऐसा ही सिस्टम है आग का। ठीक है, जब तक आग नहीं लग सकती जब तक कि उसको उष्मा ना मिल जाए, यानी कि उसकी भूख ना आ जाए। ठीक है, यानी कि उसका एक मिनिमम टेम्परेचर या तापमान ना आ जाए जिस पर वो एक गर्म हो जाए, जब तक वो उसमें आग नहीं लग सकती, फायर नहीं हो सकती। इसको हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आग पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। मैंने कहा उन तीन चीजों को कंट्रोल करके हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसमें पहली चीज, अगर आपको रोकना है किसी भी जगह आग को, सबसे बेस्ट चीज होती है जल, पानी। ठीक है, जैसा कि वाटर, आप जानते हैं कि जल कहीं पर भी लगी हुई आग को बुझा सकता है। ठीक है, फायर ब्रिगेड वगैरह जहाँ पर कहीं आग लग जाती है तो वहां पर पहुंचाए जाते हैं ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तो जल सबसे अच्छा मीडियम है। अच्छा, जल के अलावा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जो कि सिलेंडर में भरी जाती है, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर होता है घर में घरेलू, ऐसे ही एक सिलेंडर में CO2 भरी जाती है, जो कि आपने कॉलेज स्कूल में देखा होगा और कई सरकारी ऑफिस में भी देखा होगा, सॉरी। ठीक है, तो वहां पर ये होता है इसलिए क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है या मतलब कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आग लगी है, तो आप उसे पानी से नहीं बुझा सकते। इससे आप बहुत डेंजर हो सकता है, ठीक है, बुझाने वाले के लिए, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि वाटर जो है या पानी जो है वो अच्छा चालक या कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो बड़ा नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ क्या यूज हो सकता है, वहाँ CO2 यूज हो सकती है।
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इसको सिलेंडर में भर के रखते हैं तो ये एक प्रेशर से कंप्रेस करके डाली जाती है, यानी कि संपृक्त करके रखी जाती है। तो जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं सिलेंडर से, ये एकदम फैलती है और ठंडी भी होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ऑक्सीजन से बाहरी होने के कारण ऑक्सीजन को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। मैंने कहा तीन तीन चीजें हैं, हवा में ऑक्सीजन, ठीक है, उष्मा यानी कि हीट को कंट्रोल कर लो, या फिर उसका, ये तीन चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली, ठीक है, तो आप आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो CO2 है आप कैसे पा सकते हैं, एक तो आपको सिलेंडर जो बाजार में मिलता है, ठीक है, दूसरा अगर नहीं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा सकता है। दो चीज़ों का छिड़काव जहां आग लगी वहां कर सकते हैं आप। ठीक है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है, दूसरा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका छिड़काव करने से CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जल कैसे काम करता है। तो जल क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये इस पर आग लगी हुई है, ठीक है, इस पर जल छिड़क दिया आपने, तो ये जल एक कवच बना लेगा इसके ऊपर, ये कवच बना दिया इसके ऊपर अपन जल का। ये जल कवच कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को ये किससे मिलने नहीं देगा, ऑक्सीजन को ये लकड़ी से मिलने नहीं देगा। ठीक है, पहली चीज, तो लकड़ी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आग नहीं लग पाएगी। दूसरी चीज देखिए, लकड़ी के लिए जलने के लिए एक उष्मा, एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक तापमान होता है। मैंने बोला जब तक उसको उष्मा नहीं मिलेगी तब तक टेम्परेचर नहीं मिलेगा उसका, तब तक आग नहीं लग सकती। तो वो टेम्परेचर ही मैच नहीं होने देगा क्योंकि ये पानी है। अब यहाँ पर देखिए आग लगने के लिए उसको सबसे पहले आग को क्या करना होगा, इस पानी को गायब करना होगा ताकि इसका टेम्परेचर मिल सके। फिर उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट या क्रिया होगी और फिर उसके बाद आग लगेगी, जिससे कि हम आग को कंट्रोल कर लिया हमने जल से। आप समझ गए होंगे कैसे आग को नियंत्रित किया है और कैसे आग लगती है। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए, ज्वलन या इग्निशन किसे कहते हैं, वह न्यूनतम तापमान या वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पदार्थ जलने लगता है या सॉलिड सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर को, वो जलन तापमान या इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। थोड़ा समझिए वापस से जो मैं शुरुआत से ही आपको बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक न्यूनतम तापमान होता है। कि मैंने अभी आपको बोला कि एक लकड़ी है उसको जलना है, ठीक है, अगर हम उसको जला रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तब तक नहीं जलेगी। अगर आप एक छोटी सी माचिस से जला रहे हो, सिंगल एक माचिस से एक बहुत बड़ी लकड़ी को जला रहे हो, वो नहीं जलेगी। क्यों, क्योंकि उसका एक ज्वलन तापमान होगा, उसकी एक उष्मा जब तक उसमें पैदा नहीं होगी तब तक, यह हीट उसमें जब तक जनरेट नहीं होगी उसके जलने वाली, ठीक है, फायर होने वाली, तब तक वो उसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा है कि एक न्यूनतम तापमान या टेम्परेचर होता है किसी भी चीज को जलने का, किसी भी ठोस पदार्थ के जलने का, ठीक है, कि वो जल पाए, उसे हम इग्निशन या ज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है, हम निकालते हैं कि किसी कोई वस्तु कितनी टाइम पर जल पाएगी। ठीक है, और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं आग को, इसी के कारण जो मैंने आपको आगे की तरफ बताया। ठीक है, ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। इसको एक और चीज से समझ सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि भैया सोना गलता है, चांदी गलती है। सोना एक अपने तापमान पर गलता है, चांदी एक अपने तापमान या टेम्परेचर पर गलती है, ठीक है, मेल्ट होती है। तीसरा लोहा, उसके लिए हायर टेम्परेचर और ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो बड़े आसानी से हो जाएगा मेल्ट, मोम की बात करें तो और जल्दी आसानी से कम ताप में ही वो मेल्ट यानी कि गल जाएगा। ठीक है, तो ये सबके अलग अलग होते हैं। इसी टाइप से आग लगने के लिए भी होता है कि आग लगने के लिए उसमें उष्मा या हीट जनरेट होनी पड़ती है उस वस्तु की, वो मिनिमम हीट या वो मिनिमम टेम्परेचर उसने प्राय लिया है तभी आग लग सकती है, वरना नहीं लग सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माचिस के आविष्कार पर जाते हैं कि इन्वेंशन ऑफ माचिस किसने किया था। तो इसके लिए तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इसका पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए, माचिस का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, यानी कि 5000 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड है। एंशियन इजिप्ट या आप मिस्र कह सकते हैं, प्राचीन, यहाँ पर चीड़ की छोटी लकड़ी को सल्फर में डुबोकर, ध्यान रखिएगा, जो पाइन वुड होती है उसके सल्फर में डुबोकर माचिस के रूप में उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये पुराना एंशियंट टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो आधुनिक चल रही है माचिस का आविष्कार, ये 200 साल पहले से हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी अगर 2020 चल रहा है तो 1820 के समथिंग 26 में हुआ था। ठीक है, वैसे अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरुआती तौर पर जब माचिस बनी थी, ठीक है, तो उसमें तीन चीजें होती थी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस। ये होता है एकदम से, जिसको घर्षण या फ्रिक्शन होने पर ये एकदम से आग पकड़ लेता है। ठीक है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ये घर्षण करने से या फ्रिक्शन होने से एकदम हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा, आपके दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो एक हीट जनरेट या उष्मा निकलेगी, यानी कि इसने उसकी उष्मा पाली। ऐसे ही ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, ये घर्षण या फ्रिक्शन करने से, ठीक है, माचिस को आप पैकेट पर जैसे ही रगड़ते हैं तो ये उससे बहुत जल्दी इसका जो होता है उष्मा, जो कम उष्मा पर ही ये जलने लगता है। ठीक है, ये जलता है तो ये किसको गर्म करता है, पोटेशियम क्लोरेट को, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट जो अपना उष्मा, जो अपना टेम्परेचर है जिस पर ये जलना, आग लगना स्टार्ट होगी, वो पा लेता है और एकदम से माचिस की तीली पर आग लगने लगती है। पर ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये बड़ा डेंजरस है। उनके लिए भी जो मैच, ये यानी कि माचिस की कंपनियों में काम करते हैं और उनके लिए भी जो इसको यूज करते थे, इसलिए इसका यूज करना बंद कर दिया गया। अब क्या होता है, अब देखिए,
एंटीमनी ट्राइसल्फेट का यूज़ किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ये तो माचिस की स्टिक के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें, ग्लू और स्टार्च भी यूज़ की जाती थी पुराने टाइम पे। यहाँ देखिए, माचिस की तीली की ये जो मुंह है ऊपर का, ठीक है, इसका माउथ, ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। और जो बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे 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 डॉट्स होते हैं, है ना। ये डॉट से लाल फास्फोरस प्लस चूर्णित कांच, यानी कि यहाँ पर ये स्मॉल ग्लास होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं इसका चूरा ग्लास का, और लाल फास्फोरस दोनों मिक्स होता है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही रगड़ते हैं माचिस को इसके ऊपर, ठीक है, तो फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, ठीक है, लाल फास्फोरस जो है कुछ समय के लिए सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। जैसे ये सफेद में बदलता है, एकदम उष्मा जनरेट होती है, और ये पोटेशियम क्लोराइड को जो पॉइंट है उष्मा का उस पर ले जाता है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगता है इस कारण से, ठीक है, तो जिससे माचिस जलने लगती है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है माचिस किस टाइप से जलती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी ही वीडियो, अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर मिल सके, है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था आपको 1826 में, 1823 नहीं, 1826, 1826 में इसका आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था, ठीक है। ये एक केमिस्ट है, ठीक है, स्टॉकहोम के। वहां पर इन्होंने टीसी, यानी कि वही चीड़ के उसके ऊपर आविष्कार किया था। एक गलती से होने वाला आविष्कार है, खैर इन्होंने उस समय कॉपीराइट नहीं लिया था, तो कॉपीराइट किसी और ने लिया था, या आप पता कीजिए किसने कॉपीराइट ले लिया था इसका, वो किसके नाम पर ही पेटेंट करा ली थी उस समय, ठीक है। लंदन में, आपको लोकेशन बता सकता हूँ मैं, ठीक है। और सबसे पहला आविष्कार जो हुआ था, ये 200 साल पुरानी वाली आधुनिक माचिस का 1826 में जॉन वॉकर ने किया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं।